हुई। उर्दू फिक्शन नरेटेड में खुशामदीद। मैं हसन मुश्तबा आज आपके सामने इस्मत चुगताई का एक बहुत ही मकबूल अफसाना लिहाफ पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल उर्दू फिक्शन नरेटेड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसके बारे में इत्तला दीजिए। तो शुरू करते हैं अफसाना लिहाफ। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही। ना लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कम वक्त इतनी लड़ाका क्यों हूं। इस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जौतन पेजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ न सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे ज़हन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये बेगम जान ही थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी औरत उनके यहाँ नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीबो गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आई और छप्पड़ खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा। उनके लिए मुरगन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दराड़ों में से लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब वो मनतों मुरादों से हार गई, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा खानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जे हुई, लेकिन जहां भी उन्हें कुछ ना मिला। इश्किया नॉवल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पॉट बन गई। चूल्हे में डाला ऐसा कपड़ा लगता है। कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत के शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और ना वो उन्हें आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। इन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सब के सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़ों का साजो सामान बनवाने आन मरते। अब वो बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में खड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? बेगम जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में। वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ। गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिएगा, इस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रसाला में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। उफ हो,
किस शान से वो मसनद पर नींद दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक ओदे रंग का दुशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मां की बिगड़ी न देखी। मजाल है जो एक बाल इधर उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और अब्रू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमानी सी खिंची रहती थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थी। भारी भारी फूले हुए पपोटे और मोटी मोटी आंखें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बे नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। अमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठों पर हल्की हल्की मूछें सी थी और कनपट्टियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कस कर टांके लगा दिए। अमूमन वो अपनी पिंडियां खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सडोल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरत जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनके चपड़खट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था जब देखो रब्बो कुछ ना कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाए। और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार घुटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर, और अमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती। बाकी की नौकरानियां बड़बड़ाती दरवाजे पर से ही जरूरत की चीजें देती जाती। बात यह भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते, कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जिल्द की अंदर बीमारी हो तो खैर। नहीं भाई, ये डॉक्टर तुम हुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है? अल्लाह रखे, खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुरा कर कहती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओह, ये रब्बो। जितनी ये बेगम जान गोरी थी उतनी ही ये काली थी। जितनी ये बेगम जान सफेद थी उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपा हुआ लोहा। हल्के हल्के चेचक के दाग, गुठा हुआ जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तौन, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहां से रपटे रानों पर और फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं तो जब कभी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफेद झाग से कुर्ते और पंखा भी चलता हो। फिर भी वो हल्की धुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़ में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस। रब्बो से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलसों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहां इन दोनों का जिक्र आया और कह के उठे। लोग न जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती ही न थी। वहां तो बस वो थी और उनकी खुजली।
میں نے کہا کہ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی اور بیگم جان پر فدا. وہ مجھے بہت ہی پیار کرتی تھی. اتفاق سے اماں آگرے گئیں. انہیں معلوم تھا کہ اکیلے گھر میں بھائیوں سے مار کٹائی ہوگی، ماری ماری پھروں گی، اس لیے وہ ہفتے بھر کے لیے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئی. میں بھی خوش اور بیگم جان بھی خوش. آخر کو اماں کی بھابھی بنی ہوئی تھی. سوال یہ اٹھا کہ میں سوؤں کہاں؟ تو قدرتی طور پر بیگم جان کے کمرے میں. لہٰذا میرے لیے بھی ان کے چپڑ کھٹ سے لگا کر چھوٹی سی پلنگڑی ڈال دی گئی. 10-11 بجے تک تو باتیں کرتے رہے. میں اور بیگم جان تاش کھیلتے رہے اور پھر میں سونے کے لیے اپنے پلنگ پر چلی گئی. اور جب میں سوئی تو ربو ویسی ہی بیٹھی ان کی پیٹھ کھجا رہی تھی. بھنگن کہیں گی. میں نے سوچا. رات کو میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو مجھے عجیب طرح کا ڈر لگنے لگا. کمرہ میں گھپ اندھیرا اور اس اندھیرے میں بیگم جان کا لحاف ایسے ہل رہا تھا جیسے اس میں ہاتھی بند ہو. بیگم جان؟ میں نے ڈری ہوئی آواز نکالی. ہاتھی ہلنا بند ہو گیا. لحاف نیچے تک گیا. کیا ہے، سو رہو؟ بیگم جان نے کہیں سے آواز دی. ڈر لگ رہا ہے، میں نے چوہے کی سی آواز سے کہا. سو جاؤ، ڈر کی کیا بات ہے، آیت الکرسی پڑھ لو. اچھا. میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھی مگر یعلم ما بینا پر دفتن آ کر اٹک گئی، حالانکہ مجھے اس وقت پوری یاد تھی. تمہارے پاس آ جاؤں بیگم جان؟ نہیں بیٹی، سو رہو، ذرا سختی سے کہا. اور پھر 2 آدمیوں کے خسر پھسر کرنے کی آواز سنائی دینے لگی. ہائے رے، یہ دوسرا کون؟ میں اور بھی ڈری. بیگم جان، چور تو نہیں؟ سو جاؤ بیٹا. کیسا چور؟ ربو کی آواز ہے. میں جلدی سے لحاف میں منہ ڈال کر سو گئی. صبح میرے ذہن میں رات کے خوفناک نظارے کا خیال بھی نہ رہا. میں ہمیشہ کی وہمی ہوں. رات کو ڈرنا، اٹھ کر بھاگنا اور بڑبڑانا تو بچپن میں روز ہی ہوتا تھا. سب تو کہتے تھے کہ مجھ پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے، لہذا مجھے خیال بھی نہ رہا. صبح کو لحاف بالکل معصوم نظر آ رہا تھا. مگر دوسری رات میری آنکھ کھلی تو ربو اور بیگم جان میں کچھ جھگڑا بڑی خاموشی سے چھپڑ کھٹ پر ہی طے ہو رہا تھا. اور مجھے خواب سمجھ نہ آیا اور کیا فیصلہ ہوا. ربو ہچکیاں لے کر روئی. پھر بلی کی طرح سپڑ سپڑ رکابی چاٹنے جیسی آوازیں آنے لگی. میں تو گھبرا کر سو گئی. آج ربو اپنے بیٹے سے ملنے گئی ہوئی تھی. وہ بڑا جھگڑالو تھا. بہت کچھ بیگم جان نے کیا، اسے دکان کرائی، گاؤں میں لگایا، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہ تھا. نواب صاحب کے یہاں کچھ دن رہا. خوب جوڑے بھاگے بھی بنے، پر نہ جانے کیوں ایسا بھاگا کہ ربو سے ملنے بھی نہ آتا. لہٰذا ربو ہی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں اس سے ملنے گئی تھی. بیگم جان نہ جانے دیتی مگر ربو بھی مجبور ہو گئی. سارا دن بیگم جان پریشان رہی. اس کا جوڑ ٹوٹتا رہا. کسی کا چھونا بھی انہیں نہ بھاتا تھا. انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور سارا دن اداس پڑی رہی. میں کھجا دوں بیگم جان؟ میں نے بڑے شوق سے تاش کے پتے بانٹتے ہوئے کہا. بیگم جان مجھے غور سے دیکھنے لگی. میں کھجا دوں؟ سچ کہتی ہوں. میں نے تاش رکھ دی. میں تھوڑی دیر کھجاتی رہی اور بیگم جان چپکی لیٹی رہی. دوسرے دن ربو کو آنا تھا مگر وہ آج بھی غائب تھی. بیگم جان کا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا. چائے پی پی کر انہوں نے سر میں درد کر دیا. میں پھر کھجانے لگی ان کی پیٹھ، چکنی میز کی تختی جیسی پیٹھ. میں ہولے ہولے کھجاتی رہی. ان کا کام کر کے کیسے خوشی ہوئی تھی. ذرا زور سے کھجاؤ، بند کھول دو، بیگم جان بولی. ادھر سے، اے ذرا شانے سے نیچے. ہاں. واہ بھائی واہ، آہا. وہ سرور میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر اطمینان کا اظہار کرنے لگی. اور ادھر. حالانکہ بیگم جان کا ہاتھ خوب جا سکتا تھا مگر وہ مجھ سے ہی کھجوا رہی تھی اور مجھے الٹا فخر ہو رہا تھا. یہاں. اوئی، تم تو گدگدی کرتی ہو. واہ. وہ ہنسی. میں باتیں بھی کر رہی تھی اور کھجا بھی رہی تھی. تمہیں کل بازار بھیجوں گی. کیا لوگی؟ وہی سوتی جاگتی گڑیا؟ نہیں بیگم جان، میں تو گڑیا نہیں لیتی. کیا بچہ ہوں اب میں؟ بچہ نہیں تو کیا بوڑھی ہو گئی؟ وہ ہنسی. گڑیا نہیں تو ببوا لینا. کپڑے پہنانا خود. میں دوں گی تمہیں بہت سے کپڑے. سنا؟
उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्राकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सील आए। तुम्हारी अम्मा कपड़ा दे गई हैं, वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसा है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ बेगम जान तो चित लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। हुई लड़की, देख कर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झीम गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लिटाया। है कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने पसलियां गिनना शुरू कर दी। मैं मिनमिनाई। हुई, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, गर्म बुनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कल बुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी ऊट पटांग। हटा तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे यख थे, मगर नरम नरम जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लूनी की तरह चमक रहा था। भारी जुड़ाव सोने के बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें, मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे भूतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रह सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निडाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी है और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसे डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे, और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बो में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी नमूनिया में। लड़की क्या मेरा सर मुंडवाएगी? जो कुछ हो आ गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सुलफची में धो रही थी। चाय तपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, जरा कपड़े बदल। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नायन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े में चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरे लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को। और लड़के भी कौन, खुद भाई और 2-4 सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वो दहशत की दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो इस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां न टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजा पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया।
और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगा, सुनो तो। मगर मैं कली की तरह फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ मारा। बड़े मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बो ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गई। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी, झाड़ झंकार हो गई। ओह 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 ओह, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर सर फटकच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह आ, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाई। मेरा रुआं रुआं कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ूं बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मुर्दी तो है ही सदा की चट्टू। जरूर ये तरमाल उड़ा रही है। मैंने नथने फुलाकर सूं सूं हवा को सूंघा। सिवाय इतने संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस ना हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बेतीरा चाहा कि चिपकी पड़ी रहूं, मगर इस लिहाफ में तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था हूं हूं करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। हाँ अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने बिछौने में। तो आप सुन रहे थे इसमें चुगताई का अफसाना लिहाफ। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल उर्दू फिक्शन रिलेटेड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में हमारी नई कहानी और अफसानों के लिए मुंतज़िर रहिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।